बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम फोकस करेंगे प्रॉब्लम्स को इन रिगार्डिंग द इनर प्रोडक्ट स्पेसेस एंड हिल्बर्ट स्पेसेस कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और किस तरह से कन्वर्जेंस को आप टैकल करते हैं मुख्तलिफ अंदाज से, जिसमें पैरेललोग्राम लॉ इन्वॉल्व होता है, कॉशी-श्रीवास्तव इनइक्वालिटी इन्वॉल्व होती है और आपकी कंप्लीट स्पेस का जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ होता है। कंटिन्यूटी से रिलेटेड रिजल्ट्स को हम अब आज के अपने लेसन में अटेम्प्ट करेंगे। तो आज हम ज़्यादातर ना कुछ बाय हैंड प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को ज़्यादा देखेंगे। तो कोर्स आउटलाइन में यानी कि जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉब्लम्स इन द इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, रिजल्ट्स रिगार्डिंग द कॉशी-श्रीवास्तव इनइक्वालिटी, रिजल्ट्स रिगार्डिंग द इनर प्रोडक्ट स्पेसेस एंड प्रॉब्लम्स ऑन दैट। तो इस सिलसिले में हम आज जिस तरह के बात करते हैं, सबसे पहले कॉशी-श्रीवास्तव इनइक्वालिटी के कि कॉशी-श्रीवास्तव इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास के इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर हमारे पास के नॉर्म ऑफ द मॉड वैल्यू ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई मल्टीप्लाई विथ। और इसी तरह नॉर्म स्पेस में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास ये क्या होती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स the norm of x plus y is less than equal to the norm of x plus norm of y। ये हम ऑलरेडी चीजें कर चुके हैं। सिर्फ रिवाइज करने का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम यूज करनी है, कहीं पे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़े, तो हमारे जहन में बिल्कुल ये हो कि हम उसे फौरन क्लिक करके अपनी प्रॉब्लम्स को विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्व कर सकें। तो अब ये ही कॉशी-श्रीवास्तव इनइक्वालिटी से रिलेटेड फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, व्हाट इज द कॉशी-श्रीवास्तव इनइक्वालिटी इन आर स्क्वायर एंड इन आर क्यूब। Also give another proof of it in these cases कि हमारे पास इस केसेस में किस तरह की इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की मैं यानी कि कॉशी-श्रीवास्तव जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करती है। लाइक हमारे पास कॉशी-श्रीवास्तव इनइक्वालिटी अगर मैं यहाँ पे दोबारा आपके पास लिखूं तो इट इज नथिंग बट द एक्स वाई इनर प्रोडक्ट देन इट्स मॉड वैल्यू, क्योंकि इनर प्रोडक्ट एक रियल नंबर होता है, दैट विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स द नॉर्म ऑफ एक्स टाइम्स the norm of y। अब हम बात करते हैं आर स्क्वायर की। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आर स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है, लेट x बी द एलिमेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ x1 x2। ये हमारे पास x का एलिमेंट है, आर स्क्वायर का एलिमेंट है। इसी तरह y हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट है जो होगा y1 y2। अब ये दोनों हमारे पास आर स्क्वायर के दो एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पता है यूजुअल इनर प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आप x और y का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टपल्स x1 x2 इनर प्रोडक्ट विद y1 y2। तो जब आप इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेते हैं, व्हाट वी हैव, हमें पता है कि आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट यूजुअल प्रोडक्ट होता है, यूक्लिडियन प्रोडक्ट इन आर स्क्वायर, दैट इज x1 y1 प्लस x2 y2। ये हमारे पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। इसी तरह जब हम x के नॉर्म की बात करते हैं, नॉर्म ऑफ x, इसका मतलब क्या है कि द नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर x1 x2, और हमें पता है नॉर्म हमारे पास यहाँ पे क्या होता है इन आर स्क्वायर के, आप इन्हीं एलिमेंट को दोबारा ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर देन होल ऑफ इट्स स्क्वायर रूट। ये हमारे पास इसका नाम यूक्लिडियन नॉर्म यानी कि वही आर स्क्वायर में जो जिस तरह हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। फर्दर द नॉर्म ऑफ y वी हैव, यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 y2 इस पेयर का ऑर्डर पेयर का होल नॉर्म, दैट इज इक्वल टू दी y1 स्क्वायर प्लस दी y2 स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब अगर हम इनको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें, देन व्हाट वी हैव, इनर प्रोडक्ट हमें यहाँ पे क्या बताता है कि आपके पास दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 x2 प्लस x1 here we have x1 y1 प्लस x2 y2, इसकी मॉडुलस वैल्यू दैट विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दिस वन कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है x1 स्क्वायर प्लस द x2 स्क्वायर एंड अगेन मल्टीप्लाई विद y1 स्क्वायर प्लस द y2 स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ का स्ट्रक्चर है। और मॉड वैल्यू क्या होती है हमें पता है, हम किसी भी नंबर का मॉड लें दैट इज द स्क्वायर एंड देन आफ्टर अप्लाई इट्स स्क्वायर रूट कि मॉड
रियल नंबर में हम नॉर्मली इस तरह से डिफाइन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, देन इट्स नथिंग टू हार्ड, वी कैन राइट हेयर के x1 y1 प्लस x2 y2, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स होल स्क्वायर एंड देन इम्प्लीमेंट ऑन इट्स स्क्वायर रूट, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज लेस देन इक्वल टू, इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द y1 स्क्वायर प्लस द y2 स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एंड फर्दर वी कैन राइट कि हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं इफ यू अप्लाई द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड वी कैन अटेन x1 y1 plus x2 y2 its whole square will always less than equal to, अब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो फर्स्ट का भी स्क्वायर सेकंड का भी स्क्वायर, इट्स द x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इनटू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ओवरऑल Cauchy-Schwarz inequality in R square will give us result regarding in this direction। और अगर हम इसी को एक्सटेंड करें, it is very simple that one can see that कि R square में R क्यूब में क्या होगा, हमारे पास हर एलिमेंट जो है वो 3 टपल होगा, और अगर आप इसको 3 टपल वाइज कन्वर्ट करते हैं तो आपका x जो होगा that is x1 x2 x3, y is y1 y2 y3, ये दोनों आपके पास पेयर्स होंगे, तो उससे आपके पास यही वाली इक्वेशन किस फॉर्म में रिप्लेस हो जाएगी, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3, then its whole square will always less than or equal to x1 square plus x2 square plus x3 square, in this term multiply with y1 square plus y2 square plus y3 square, in this way we attain the values। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात गौर करें कि व्हाट स्ट्रक्चर, ये हमने आर क्यूब में भी देख लिया, अगर हम दोबारा आर पर स्विच करें तो उससे क्या होगा, आपके ये वाले 2 कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे, यहाँ से भी ये भी 2 एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, एंड डायरेक्टली वी कैन अटेन दैट कि आपके पास ना सिंपल रह जाएगा x1 y1, वही आपके पास x1 जो है वो x है, y1 वही y है, तो xy दिस होल स्क्वायर will always less than equal to the square of x times square of y। यहाँ पे क्योंकि ये 2 एलिमेंट उड़ जाएंगे तो आपके पास सिर्फ x जो है वो x1 की इक्वल है, y जो 1 जो है वो y की इक्वल है, वी कैन अटेन द थिंग लाइक दिस। तो आप यहाँ पे दोबारा जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो दैट विल गिव्स अस, हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, आप यहाँ से अटेन कर सकते हैं द मॉड वैल्यू ऑफ x y, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालने से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज लेस देन, अब ये भी रियल नंबर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स एक्चुअली स्क्वायर रूट डालेंगे तो मॉड ऑफ x टाइम्स द मॉड ऑफ y, तो हम यहाँ से दोबारा इसको r पे भी इंटरप्रेट करके तीनों टर्म्स में देख सकते हैं। और इट इज नॉट हार्ड टू सी दैट व्हाट हैपन व्हेनेवर वी आर फेसिंग विद n डायमेंशनल Rn। अब n डायमेंशनल जब Rn हम देखेंगे तो उसमें आपके पास x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn yn, दैट विल लेस देन इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस इन द लास्ट xn स्क्वायर मल्टीप्लाई विद y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस लास्ट टर्म आपके पास yn स्क्वायर, ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर जो है वो अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से आप जो हैं इन जो है Cauchy-Schwarz इनइक्वालिटीज को यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमेशा आपके पास पॉजिटिव टर्म्स के लिए एप्लीकेबल होती है। और इसका प्रूफ भी अगर आप लिखना चाहें इट्स नॉट हार्ड, आप जनरल फॉर्म में इसको सामने रखें, और अगर इसी तरह आर स्क्वायर का प्रूफ जो है स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीड करके इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम हम कहते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ सब स्पेसेस ऑफ एल स्क्वायर। एल स्क्वायर स्पेस हमारे पास क्या होती है, इट्स अ इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस, इसके अंदर हमारे पास तमाम सीक्वेंसेस होते हैं xn, तमाम इस तरह के सीक्वेंसेस होते हैं जो जिसमें हमारे पास समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 to n नॉर्म स्क्वायर इज
लेस देन इंफिनिटी, यानी कि दैट इज टू समेबल सीक्वेंस, यानी कि इसमें आपके पास तमाम अप टू इन्फिनिटी, ये क्योंकि इनफाइनाइट सम होता है हमारे पास, इस तरह के तमाम सीक्वेंस की कलेक्शन होती है LP, यानी कि L2 स्पेस कहते हैं, टू समेबल स्पेस। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे मैं XN भी XJ डाल देता हूँ क्योंकि हम J की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल आपके पास टू समेबल में जो भी आप XN यहाँ पे लेते हैं, जो आपके पास इस L2 का एलिमेंट है, इसमें सीक्वेंस इसके सारे सारे एलिमेंट होते हैं, जितने भी सीक्वेंस हैं वो ऐसे सीक्वेंस सच दैट कि मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि X1 मॉड स्क्वायर, चूंकि हर इसका एलिमेंट एक रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर के आप जो भी सीक्वेंस ले लें, इनफाइनाइट सीक्वेंसेस, उन तमाम की कलेक्शन, लेकिन वो टू समेबल हैं, यानी कि उनका स्क्वायर लें तो वो स्क्वायर का मॉड जो है वो कन्वर्ज करेगा, दैट इज समथिंग लाइक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बट इट इज पावर 2 केस। तो आपके पास इस तरह X3 मॉड स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये सारा सम आप लें, दैट इज कन्वर्जेंट, ये सम कन्वर्ज करेगा कि ये लेस देन इन्फिनिटी है, कोई फाइनाइट नंबर है, एग्जिस्ट करता है कि आप इन सब का सम जो है वो अटेन कर सकते हैं। तो ये स्पेस है हमारे पास, इसकी सब स्पेस बताएं। तो हमें पता है, देखें जीरो सीक्वेंस भी आपके पास ना इसमें मौजूद है, स्पेस है तो स्पेस में आपके पास सारे सीक्वेंस होते हैं, जीरो सीक्वेंस भी होता है, हमें पता है स्पेस का जीरो एक बुनियादी एलिमेंट होता है, सब स्पेसेस में भी जीरो मौजूद होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम इसमें L1 सिर्फ देख लें, L1 का क्या स्ट्रक्चर होता है, L1 में आपके पास ना अगेन सारे सीक्वेंसेस होते हैं, yn सीक्वेंस होते हैं, सच दैट के समेशन फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी आपके पास yj मॉड वैल्यू विल लेस देन इन्फिनिटी के, यानी कि वो वन समेबल होती हैं सारी की सारी, कि आप उनका एक सिर्फ मॉड लेकर उसको सम करें तो हमारा उनका जो है ना वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है हमारे पास सीरीज इसमें हर सीक्वेंस की। तो आपके पास जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती है इस तरह के तमाम सीक्वेंसेस, अगर आप वो देखें, यानी कि इस तरह के आपके पास yn इसमें जो भी मौजूद है L1 में, उसका क्या क्राइटेरिया होगा कि y1 में अगर कोई सीक्वेंस है तो वो ये सेटिस्फाई करेगा कि y1 मॉड yn सीक्वेंस L1 में है, इसका मतलब है y1 मॉड प्लस y2 मॉड प्लस अप टू सो ऑन दिस, ये जो भी सीक्वेंस आपके पास इज कन्वर्जेंट, ये इनफाइनाइट सम जो है वो कन्वर्ज करता है, एग्जिस्टेंस आपके पास मौजूद है यहाँ पे इसकी। तो देखें अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ना उसका एब्सोल्यूट सम एग्जिस्ट करता है तो आप उस हर टर्म का स्क्वायर ले लें, उनका सम लें, वो भी फाइनाइट नंबर आएगा। अगर एक नंबर एग्जिस्ट करता है, सारा सम एग्जिस्ट करता है, तो आप हर टर्म का स्क्वायर लेके उससे दोबारा एक फाइनाइट नंबर अटेन कर सकते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि L1 जो है वो भी हमारे पास एक सब स्पेस बन जाएगी किसकी, L2 स्पेस की। हम ये इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास स्पेस ऑफ ऑल जीरो सीक्वेंसेस, ऐसे सीक्वेंस जो जीरो को कन्वर्ज करते हैं। देखें मिसाल के तौर पर आपके पास ना C0, ये ऐसे XN आपके पास सीक्वेंस आ जाते हैं, इसके एलिमेंट्स हैं जो XN कन्वर्जेस टू जीरो को कन्वर्ज करें। तो अब जीरो को जो सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं उनका सम जो होता है वो फाइनाइट होता है हमारे पास। मिसाल के तौर पर आप जितने भी सीक्वेंस ले लें जिनका सम आपके पास आ जाता है तो उनका आप लें, एब्सोल्युटली सम हम अटेन कर सकते हैं। तो C0 इज आल्सो द सब स्पेस ऑफ L2 स्पेस, L1 इज अ सब स्पेस ऑफ L इंफिनिटी। और जीरो स्पेस अगर आप देखें सिर्फ जिसमें जीरो ही मौजूद है तो सीक्वेंस सारे वो भी नल स्पेस इज आल्सो अ पर्टिकुलर केस ऑफ दिस L2 स्पेस, इसकी सब स्पेस बन जाती है L2 स्पेस की। तो ये आपके पास एग्जांपल हैं, L1 स्पेस ले लें, स्पेस ऑफ ऑल नल सीक्वेंसेस स्पेस जो जीरो को कन्वर्ज करती हैं, कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट सीक्वेंस की स्पेस ले लें। तो कांस्टेंट सीक्वेंस में क्या होता है, जिस तरह टू टर्म है तो वो टू को ही उनका सम जो है वो आप लेते हैं इनफिनिटी टर्म, तो क्या वो एग्जिस्ट करता है? द आंसर इज नो। वहां पर आपको टू का फाइनाइट सम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे सीक्वेंस जिनका सम कन्वर्ज करता है उन तमाम को आप L2 स्पेसेस की सब स्पेस कह सकते हैं, क्योंकि आप हर एक का अगर सम कन्वर्ज करता है हर टर्म का तो हर एक का स्क्वायर का सम भी कन्वर्ज करेगा। जिस तरह के यहाँ पे आपके पास स्पेस है जो जीरो को कन्वर्ज करती है, उस स्पेस के हर टर्म का स्क्वायर लें, दैट विल अगेन कन्वर्जेंट, और वो आपके पास L2 स्पेस होगी, उसकी जो है सब स्पेस होगी। तो इस तरह हमने ये स्पेसेस, इससे मल्टीपल स्पेसेस जो हैं वो अटेन कर सकते हैं जो कि इसकी सब स्पेसेस होंगी। थर्ड प्रॉब्लम इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें कहते हैं कि शो दैट कि y इज ऑर्थोगोनल टू yn एंड xn इज कन्वर्जेंट टू x, देन टुगेदर शो दैट
कि x इज आल्सो ऑर्थोगोनल टू द y। केस आपके पास क्या है, अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं इस रिजल्ट की, तो हमारे पास गिवन क्या है कि y इज ऑर्थोगोनल टू द x, ये हमारा xn, दिस इंप्लाइज y का इनर प्रोडक्ट अगर आप xn के साथ लेते हैं दैट विल इक्वल टू द 0। और दूसरी बात ये है xn और x का जो xn जो है वो x को कन्वर्ज कर रहा है हमारा सीक्वेंस। जब आपके पास xn x को कन्वर्ज करता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आल्सो कि ये दो केसेस हैं आपके पास, xn भी x को कन्वर्ज करता है, दिस इंप्लाइज क्या होगा, हम कह सकते हैं नॉर्म ऑफ xn माइनस x विल कन्वर्जेस टू द 0, यानी कि ये 0 को कन्वर्ज करता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। और हमने ये इन दोनों को कंक्लूड करके ये शो करना है, वी आर ट्राइंग टू शो दैट कि x इज ऑर्थोगोनल टू y, x और y आपस में ऑर्थोगोनल हैं। अच्छा, अब हम इन्हीं दो स्टेप्स को प्रोसीड करके यहाँ पर आते हैं। जब हम x का और y के इनर प्रोडक्ट की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम ऑलरेडी प्रूफ भी कर चुके हैं कि अगर xn, इफ xn अगर x को कन्वर्ज करे और yn y को कन्वर्ज करे एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो दिस इंप्लाइज दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ xn yn will converges to the inner product of x and y as n tends to infinity। ये है जी कंटिन्यूटी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं इसमें। अब यहाँ पर देखें ये चीज होल्ड करती है, तो व्हाट हैपन कि xn आप फिक्स ले लें, ये हर y के लिए आपके पास होल्ड करता है ये चीज। तो मैं यहाँ पे कह देता हूं कि आपके पास yn है, फिक्स ले लें और यहाँ पे y ले लें, तो अगर आपका ये सीक्वेंस कांस्टेंट भी हो फिर भी ये होल्ड करता है, जो कि सपोज ये कांस्टेंट है, तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, दैट विल ऑलवेज कन्वर्जेंस टू द y कॉमा x, क्योंकि xn x को कन्वर्ज करता है, y फिक्स है, फिक्स ले लें तो फिक्स ही रहता है, और ये आपके पास इस पॉइंट को कन्वर्ज करता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये आपके पास हमेशा इस पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। नाउ ये मैंने थोड़े से कॉन्सिक्वेंस लिखे, ये हमारे पास हमेशा इसको कन्वर्ट करता है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इंपॉर्टेंट बात की तरफ हम आते हैं, हमें पता है कि अगर हम लिमिट के बारे में बात करें, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी yn xn, इसकी लिमिट ले लें तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आती है, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा दैट इज इक्वल टू y कॉमा x, ये y कॉमा x की इक्वल हमारे पास आ गई। और लेकिन हमें पता है कि आपके पास yn और xn जो है वो क्या है, y और xn आपस में ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि ये हमेशा इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे आपके पास 0 ही रिजल्ट आएगा बाय द डेफिनेशन, हर एक जितने भी n ले लें हर एक के लिए ये ऑर्थोगोनल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू y कॉमा x, तो इससे हम ये ऑब्टेन कर लेते हैं 0 के साथ, तो ये n से इंडिपेंडेंट है, सो वी कैन से दैट y और x इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, और इसको हम ये भी कह सकते हैं और x y इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसे कोई हर्ज नहीं होता। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज ऑर्थोगोनल टू द y एंड हेंस द रिजल्ट इज फॉलोज। हम यहाँ पे इनर प्रोडक्ट स्पेस की कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, यू कैन सी दैट हाउ वन कैन ऑब्टेन सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स। प्रॉब्लम नंबर 4 पे आते हैं, इट्स अगेन एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। ये हमें कहती है कि शो दैट फॉर ए सीक्वेंस xn इन द इनर प्रोडक्ट स्पेस द कंडीशन के xn कन्वर्ज करता है, xn का मॉड नॉर्म कन्वर्ज करता है x को, और xn x कन्वर्ज करता है x को, देन शो दैट दिस इंप्लाइज कि xn भी कन्वर्ज करेगा x को, यानी कि हमें यहाँ पे कन्वर्जेंस चाहिए xn की। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, सपोज यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन की तरफ आए तो हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन इज दैट कि xn हमारे पास xn नॉर्म विल कन्वर्जेस टू द x एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, एक बात। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट बात कि इट्स लाइक द कंटिन्यूटी कि xn जो है x कन्वर्जेस टू xx। इन दो टर्म्स को यूज करके हमने शो करना है कन्वर्जेंस ऑफ के xn x को कन्वर्ज करता है, यानी कि अगर इस टर्म को देखें तो नीड टू शो दैट, हमें क्या चाहिए, नीड टू शो दैट, इससे हम ये क्या कंक्लूड करना, हम चाहते हैं कि xn माइनस x का जो नॉर्म है
दैट विल गोज टू द 0। ये हमारे पास कन्वर्जेंस है, इसको हम वीक कन्वर्जेंस कहते हैं। नॉर्मली जब नॉर्म कन्वर्ज करता है तो वीकली कन्वर्ज करता है। इसका मतलब ये है कि एक्स एन जो है वो एक्स को कन्वर्ज करेगा व्हेन एवर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। हम ये इसमें शो करने जा रहे हैं। तो अगर हम यहां से स्टार्ट लें नाउ के इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म होल स्केयर, इसके नॉर्म स्केयर की प्रॉपर्टी को हम यूज करते हुए आते हैं, क्योंकि स्केयर की वजह से हमें बार बार इसके रूट अंडर रूट नहीं डालना पड़ता। दैट विल ऑलवेज लेस देन द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कॉमा एक्स एन माइनस एक्स। ये हमने इसका इनर प्रोडक्ट जस्ट ओपन कर दिया इस सेंस में। और अगर हम दोबारा इसको ओपन करें फर्दर, वन कैन राइट द थिंग ओवर हेयर के आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एन एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स एन। इसी तरह फिर आपके पास यहां से देखें तो अगर हम इसको यानी कि मैं अगर इसको प्रॉपर्ली ओपन करूं तो दैट इज एक्स एन माइनस एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ प्लस यहाँ पे आपके पास माइनस एक्स का इनर प्रोडक्ट विद एक्स एन माइनस एक्स। ये मैंने इसको पहले और दूसरे के साथ यानी कि वही लेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया। वन कैन फर्दर राइट ओवर हेयर कि अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे देन देयर विल बी अ बार, यानी कि एक्स एन माइनस एक्स जब इधर आएगा और एक्स एन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा देन इट वी इंसर्ट द बार ओवर हेयर। और यहाँ से जो माइनस है -1 चूंकि हमारे पास कॉमन है तो हम बाय फर्स्ट टर्म से ले सकते हैं, और बाकी को अगर हम इंटरचेंज करेंगे देन वी हैव एक्स एन माइनस एक्स का इनर प्रोडक्ट विद एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अगेन वी कैन अप्लाई द थिंग ओवर हेयर कि हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स एन का इनर प्रोडक्ट विथ, एक बात यह है कि एक्स एन का इनर प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो वो किसके साथ आता है, एक्स एन के साथ, यहां पर ऊपर बार, फिर आपके पास प्लस माइनस एक्स का इनर प्रोडक्ट एक्स एन के साथ और ऊपर हमारे पास बार आ जाएगा। अगेन माइनस यहां से हम ओपन करें तो एक्स एन का इनर प्रोडक्ट विद एक्स के साथ एक बात, और साथ यहां पे आपके पास माइनस बाहर ही है, अगेन माइनस एक्स का इनर प्रोडक्ट विद एक्स के साथ। अब यहाँ पे जब हमने साइड इंटरचेंज की, यहाँ पर देखें फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर हमें ओपन करने के लिए आसानी थी कि टर्म्स हमारे पास अगेन चूंकि गिवन थी, लेकिन जब यहाँ पे भी हम इंटरचेंज करेंगे देन वी मस्ट हैव द बार ओवर हेयर। यहाँ पे भी हमारे पास एक बार जो है वो ड्राइव होगी क्योंकि हमें इंटरचेंजिंग यहाँ पे करने की जरूरत पड़ी है। एक्स एन और एक्स एन का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, नॉर्म ऑफ एक्स एन होल स्केयर, और स्केयर की वजह से ये बाहर हट जाएगा क्योंकि नाउ दिस बिकम अ रियल नंबर। यहाँ से आप -1 चूंकि बाहर ले भी सकते हैं कॉमन, और हमारे पास x यहाँ पे -1 चूंकि बाहर आ गया तो मैं -1 तो नहीं डालता, सिंपल x का इनर प्रोडक्ट विथ एक्स एन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा इंटरचेंज करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास टर्म इस फॉर्म में आ जाएगी, एक्स एन पहले और x बाद में। फर्दर हेयर वन कैन राइट हेयर के आप इनको बेशक आप इसी फॉर्म में रहने दें, एक्स एन और एक्स का इनर प्रोडक्ट ऊपर बार है, और यहां से माइनस जब बाहर आएगा देन इट विल गिव्स अस द प्लस टाइम्स, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज अगेन द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जब लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एक्स एन जो सीक्वेंस है वो नॉर्म ऑफ एक्स को कन्वर्ज करेगा। ये एक्स एन आपके पास किसको कन्वर्ज करता है, एक्स एन एक्स जो है वो एक्स एक्स को कन्वर्ज कर रहा है। तो इसी तरह ये भी आपके पास एक्स एक्स को कन्वर्ज करेगा इनर प्रोडक्ट को, और ये वैल्यू सेम रहेगी जब हम लिमिट ले लेते हैं। वन कैन राइट हेयर दैट इट विल कन्वर्जेंस टू द, ये आपके पास किसको कन्वर्ज करेगा, जब एक्स एन नॉर्म जो है वो एक्स नॉर्म को कन्वर्ज करता है तो इसका स्क्वायर रहे तो वो इसके स्क्वायर को ही कन्वर्ज करेगा। वन कैन राइट हेयर इट इज इक्वल टू एक्स नॉर्म स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी लिमिट ली गई तो हमें डेफिनेशन बताती, गिवन कंडीशन है कि एक्स एन और एक्स का इनर प्रोडक्ट कन्वर्ज करता है एक्स एक्स को, तो वन कैन राइट हेयर दैट इट इज नथिंग बट एक्स एक्स माइनस, अगेन हेयर भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्स, और ऊपर बार है तो बार विल रिमेन सेम, प्लस ये कांस्टेंट है तो ये सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई n नहीं है हमारे पास, दैट विल इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम कह सकते हैं कि ये टर्म्स आपके पास किसकी इक्वल आई, यहाँ पर हम कह सकते हैं दिस इज नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स का नॉर्म जो है वो अगेन नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एक्स एक्स का प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, और चूंकि ऊपर बार है स्क्वायर की वजह से इट्स अ रियल नंबर, रियल नंबर का कंजुगेट भी अगेन रियल नंबर ही होता है, उससे कभी कोई चेंजिंग नहीं आती।
प्लस अगेन नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये टर्म सारों में प्लस माइनस ये कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए एंड इट विल इक्वल टू द जीरो। इससे क्या हमने ऑब्टेन किया, दैट इज कि हमारा जो एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म स्क्वायर है ये कन्वर्जेस टू जीरो है एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एन माइनस एक्स का नॉर्म भी गोज टू जीरो होगा। अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो इससे वी कंक्लूड दैट कि एक्स एन विल कन्वर्जेस टू द एक्स, हेंस द रिजल्ट फॉलोज whenever as n tends to the infinity। इस तरीके से हम अपनी कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम को ऑब्टेन करते हैं और इसी तरह हमें अगर हिल्बर्ट स्पेस में कोई प्रॉब्लम मिल जाए तो सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन द रिजल्ट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है और इट्स अगेन द प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द ऑर्थोगोनैलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये हमें ये बताती है कि शो दैट in an inner product space x is orthogonal to the y if and only if x plus alpha y norm square norm is same as x minus alpha y norm for all scalar alpha। अल्फा की जो भी आप वैल्यू ले लें हर एक के लिए ये दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। कब? जब x का और y का इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू जीरो होगा, अगर x और y आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। डायग्राम से भी देखा जा सकता है इस चीज को। डायग्राम में हमारे पास x एक वेक्टर है, अगर आप कोई अल्फा x में प्लस अल्फा y ऐड करते हैं तो आपको एक नया वेक्टर मिल जाता है, और x माइनस अल्फा y ये नहीं तो आपके पास ये वाला वेक्टर आ गया। अब y वेक्टर ओवरऑल हमारे पास ये है। अगर x और y आपस में ऑर्थोगोनल हैं यानी कि दोनों परपेंडिकुलर ड्राइव करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये दोनों वेक्टर्स जो है ना इन दोनों की लेंथ सेम होगी। जो लेंथ आपको यहाँ से जीरो के साथ मिलती है वही लेंथ आपको यहाँ पे इसके साथ मिलेगी। इसी तरह हम यहाँ पे भी देख सकते हैं अगर इक्वल केस ना हो, फॉर इंस्टेंस के x ये है ये y के ऑर्थोगोनल नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर इसकी प्रोजेक्शन डिफाइन करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड तो यहाँ पर इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं आएगी। एक की लेंथ कम हो सकती है, एक की लेंथ ज्यादा हो सकती है, लेकिन जब ऑर्थोगोनल होते हैं तो इनकी लेंथ आपस में सेम रहती है। तो हम इसको प्रूव कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस के यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन देखें, गिवन हमारे पास क्या है, पहले हम ए पार्ट प्रूव करते हैं। लेट कर लेते हैं कि x इज ऑर्थोगोनल टू द y। इसका क्या मतलब है कि x और y का आपके पास इनर प्रोडक्ट जीरो है। इसका x और y का इनर प्रोडक्ट जीरो है। वी हैव टू शो दैट कि x प्लस अल्फा y नॉर्म वही होता है जो x माइनस अल्फा y नॉर्म होता है। अब नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x प्लस अल्फा y नॉर्म। इसका अल्फा y नॉर्म के स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं, चूंकि हमेशा हमने काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को कि हम स्क्वायर से ही ओपन करेंगे ताकि हम इनर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो हमें बार बार स्क्वायर रूट ना इसके ऊपर लेना पड़े। तो वी हैव x प्लस अल्फा y विद x प्लस अल्फा y। इसको हम दो फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। अगर हम इसे ओपन करें इन द टर्म्स ऑफ इनर प्रोडक्ट तो इट्स नेचुरल दैट कि हम काफी दफा कर भी चुके हैं इसको ओपन। दैट इज x प्लस अल्फा y का इनर प्रोडक्ट अगेन प्लस अल्फा y का इनर प्रोडक्ट अगेन विद x प्लस अल्फा y। और मजीद अगर हम इसको ओपन करें वी कैन अटेन हियर के x प्लस अल्फा y यहाँ पे आपके पास फॉर्म आ जाएगी विद x इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसको जब हम इंटरचेंज करते हैं हमारे पास बाहर आता है स्पेस में भी कम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। नॉर्मली हम इसमें इसकी जो रेंज है वो कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं अगर वो हमारे पास कम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस हो। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास चूंकि अल्फा कॉमन है हम अल्फा को बाहर ले सकते हैं और बाकी हम इंटरचेंज कर लें तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, x प्लस अल्फा y। इसको इधर ले आते हैं और यहाँ पे y हमारे पास इस तरफ एंड कैन राइट द बार ओवर हेयर। मजीद जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या आती है, x के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस अल्फा y का x के साथ इनर प्रोडक्ट। इस पे भी हमारे पास बाहर आ जाएगी, यहाँ पर भी बाहर आ जाएगी, प्लस अल्फा यहीं रहेगा। यहाँ पर हम जब ओपन करते हैं इसको तो x का इनर प्रोडक्ट विद y फर्स्ट ऑफ ऑल बार ओवर हेयर। अब अल्फा दूसरी टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस दी अल्फा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा y विद y एंड होल बार ओवर हेयर। और हमें पता है कि हम यहाँ से
कंक्लूड कर सकते हैं इन द सेंस के यहाँ पे मैं अगर टर्म लिख लूँ दैट इज नथिंग बट इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, अब जो ही हम अल्फा यहाँ से बाहर कॉमन ले तो हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई एक्स इनर प्रोडक्ट के ऊपर बार प्लस अल्फा टाइम्स यहाँ पे एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट ऊपर बार हमारे पास आ जाएगा, और प्लस सिमिलरली यहाँ पे हम अगर अल्फा बार ले लेते हैं, अल्फा इंटू द अल्फा बार दैट विल बी गिव अस द मॉड ऑफ अल्फा, और फर्दर वी हैव y का y के साथ इनर प्रोडक्ट दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ y स्क्वायर। अब गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, हमने लिया हुआ है x एंड y आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो x और y का इनर प्रोडक्ट 0 होना, इसका मतलब क्या है, आपके पास ये भी इक्वल टू 0 है और y और x का इनर प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0 है, तो दिस विल गिव दैट दिस इन अंदर वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो उसका बार भी 0 और अल्फा भी 0, इस तरह ये टर्म भी हमारे पास 0 हो गई, एंड वी कंक्लूड दैट कि हमारे पास यहाँ से क्या चीज आ जाएगी, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा वाई नॉर्म स्क्वायर विल इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा मॉड अल्फा बार स्क्वायर टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, अल्फा मॉड स्क्वायर आपका मॉडुलस वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आप इसी तरह से राइट हैंड साइड को लेकर चलें, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि सिंपली हेयर के हमने यहाँ पे इसको प्लस के लिए ओपन किया था, सिमिलरली अगर आप माइनस के लिए यहाँ पे लेके चलते हैं तो माइनस केस में आपके पास यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, इसको आप प्रोसीड कर लीजिएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा, और हम यहाँ से अटेन कर लेंगे x माइनस अल्फा वाई, तो चूंकि ये टर्म भी 0 को जा रही है, ये भी 0, तो माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस दोनों केस के लिए आपके पास जो नॉर्म वैल्यूज हैं वो इक्वल टू क्या आ जाएंगी, वन कैन अटेन x नॉर्म स्क्वायर प्लस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस द नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर, 1 and 2 दोनों की वैल्यू सेम है, वन कैन कंक्लूड दैट both have the same length, that is x plus alpha y norm square is same as x minus alpha y norm square, और अगर आप स्क्वायर रूट डालें, taking square root on both sides, we attain x plus alpha y norm is same as the x minus alpha y norm, ये हमारे पास आ गया। कन्वर्सली भी हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं एंड वी कैन शो दैट x माइनस वाई इनर प्रोडक्ट इक्वल टू द 0, उसमें द थिंग्स आर वेरी नेचुरल, अभी हमें गिवन नहीं होता कि x और y इनर प्रोडक्ट 0 है कि नहीं है, हम क्या करते हैं, लेट अस टेक ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पे आप जब इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, स्क्वायर के बाद आप इसको इस फॉर्म में ओपन कर लेते हैं, दूसरी को भी इस फॉर्म में ओपन कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड से आपके पास x नॉर्म स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, y नॉर्म स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी, और सिंपली हमारे पास जो रह जाएगा वो x y का इनर प्रोडक्ट और y x का इनर प्रोडक्ट, उनको भी आप एक तरफ लेके आए, द राइट हैंड साइड इक्वल टू द 0। अब फॉर ऑल अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू आप चूज कर सकते हैं डिफरेंट, ताकि आपके पास वो टर्म 0 बन जाए, तो आप उससे कंक्लूड कर लेंगे सारी की सारी कि आपके पास यानी कि जो भी अल्फा रह जाएगा एक विथ सम स्केलर, यानी कि 2 3 4 जो भी हैं उनके साथ आपके पास x और y का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू द 0। अब ये फॉर एवरी अल्फा एक्स वाई जो भी अल्फा है ना, फॉर ऑल स्केलर अल्फा, हर अल्फा स्केलर के लिए 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास हर एक के लिए 0 है, तो हर एक तो 0 नहीं है, उस केस में सिर्फ आपके पास x और y का इनर प्रोडक्ट ही 0 होगा, और उससे आप ये ऑब्टेन कर लेंगे कि x एंड y आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो ये आपके पास इफ एंड ओनली इफ का जो केस है इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट वन, इट्स अगेन एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, दैट इज इफ एंड ओनली इफ, कि आपके पास x show that in an inner product space x is orthogonal to the y if and only if inner product of in the norm of x plus alpha y will always greater than equal to the norm of x for all scalar alpha। हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, गिवन हम लेट कर लेते हैं, पहले गिवन हमारे पास गिवन केस क्या है कि x is orthogonal to y, इसका मतलब क्या हुआ कि x और y का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। नाउ वी आर टू शो दैट x प्लस अल्फा y नॉर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू x नॉर्म, तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस अल्फा y नॉर्म स्क्वायर किसके इक्वल होगा, स्क्वायर जब हम लेते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस अल्फा y विथ x प्लस अल्फा y इनर प्रोडक्ट, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। मजीद
हम इसे अगर इनर प्रोडक्ट को ओपन करें, वी नो दैट इट्स एक्चुअली इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा टाइम्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ से जब हम अल्फा को कॉमन लेते हैं एक दफा हमारे पास अल्फा के ऊपर बार भी आएगा, यानी कि हम इसको इंटरचेंज करके जो वैल्यू बार लेते हैं दैट इज इक्वल टू द सम अल्फा बार टाइम्स हमारे पास एक्स कमा वाई का इनर प्रोडक्ट, इसी तरह द अल्फा टाइम्स वाई कमा एक्स का इनर प्रोडक्ट, और फाइनली यहाँ पे हमारे पास अल्फा इंटू द अल्फा दैट इज द मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर टाइम्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई वाई दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमें गिवन क्या है कि एक्स और वाई आपस में ऑर्थोगोनल हैं, इन दोनों का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू द जीरो है। अगर हम इस टर्म को यूज करें तो उससे हमारे पास ये भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी इक्वल टू द जीरो, एंड वी कंक्लूड दैट दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर। अब देखें, सिंस हमारे पास अल्फा मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, वाई जो भी लें हर वाई का नॉर्म जो है वो नॉन नेगेटिव होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वन कैन राइट हियर द मॉड वैल्यू ऑफ अल्फा टाइम्स नॉर्म ऑफ वाई, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर भी डाल देते हैं दैट विल अगेन इक्वल टू द जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू द जीरो। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू द जीरो है तो आप इसको लिख सकते हैं कि दैट विल ऑलवेज द एक्स नॉर्म विल ऑलवेज लेस देन दिस, क्योंकि एक्स नॉर्म या तो इसकी इक्वल है दोनों के, नहीं तो ये कुछ पॉजिटिव टर्म ऊपर वाली टर्म में ऐड हो रही है, इससे ये हमेशा यहाँ पे इक्वल का साइन है हमारे पास, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हम ये टर्म इसमें से पॉजिटिव टर्म को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि x प्लस दैट इज x प्लस वाई नॉर्म स्क्वायर विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द x नॉर्म स्क्वायर, एंड आफ्टर अप्लाई द स्क्वायर रूट x प्लस अल्फा वाई नॉर्म विल ग्रेटर देन इक्वल टू द नॉर्म ऑफ x, hence the result follows. Now ये for all alpha के लिए आपके पास ये रिजल्ट फॉलो हो गया है, where alpha is any scalar, any number that is belong to the R, चाहे R आप ले लें और C कोई भी स्केलर है, आप उसमें से इसको पिकअप करके अपना रिजल्ट जो है वो अटेन कर सकते हैं। कन्वर्सली द रिजल्ट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग, फॉर इंस्टेंस के आपके पास गिवन है कि x प्लस अल्फा वाई is always greater than equal to x norm square, x norm, and we are to show that कि x and y are orthogonal to each other। यहाँ पे y भी हमारे पास है, तो अगर ये है तो इसका क्या मतलब है कि वन कैन राइट हेयर कि इनका नॉर्म x प्लस अल्फा वाई नॉर्म स्क्वायर भी डालते हैं तो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू द x स्क्वायर आता है। और अगर हम इस टर्म को ओपन करें जिस तरह हमने यहाँ पे ओपन किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, x नॉर्म का स्क्वायर प्लस अल्फा बार टाइम्स एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, सिमिलरली प्लस अल्फा टाइम्स वाई ओ एक्स का इनर प्रोडक्ट प्लस द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा वाई नॉर्म स्क्वायर दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द एक्स नॉर्म स्क्वायर। ये एक्स नॉर्म स्क्वायर, एक्स नॉर्म स्क्वायर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर नॉन नेगेटिव नंबर हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं, गोज टू द जीरो गोज टू द जीरो, यानी कि अगर आप दोनों को कैंसिल आउट कर दें तो इसका मतलब है द लेफ्ट थिंग वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि अल्फा मॉड टाइम्स एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट विद अल्फा वाई कॉमा एक्स का इनर प्रोडक्ट प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर विद दिस नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द जीरो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम चाहें कि यहाँ से कुछ वैल्यूज को एलिमिनेट करना, कि हम y को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं ताकि हमारे पास बाकी टर्म आ जाएं, क्योंकि ये फॉर ऑल अल्फा है, तमाम अल्फा वो जो भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं या रियल नंबर हैं हर एक के लिए रिजल्ट होल्ड करता है, तो हर अल्फा की चॉइस के लिए हैं। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इस टर्म को जीरो शो करने के लिए कि वो कौन सा ऐसा अल्फा होगा जो इस टर्म को जीरो कर दे, तो हम सपोज दैट अल्फा बार को अगर हम ले लें कि अल्फा बार की कोई वैल्यू ले लेते हैं इस तरह से कि अल्फा बार विद एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस अल्फा मॉड स्क्वायर टाइम्स वाई नॉर्म इक्वल टू जीरो अगर होता है तो वो कौन सी अल्फा बार की वैल्यू आती है। अगर हम इस तरफ लाके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो अल्फा बार इज इक्वल टू एक्चुअली द माइनस टाइम, हमारे पास क्या आ जाएगा, द माइनस टाइम अल्फा मॉड स्क्वायर
नॉर्म ऑफ, यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें इस फॉर्म में, यहाँ से ये अल्फा बार की आप वैल्यू ले लें, किसी एक की वैल्यू हम लेकर इसको नॉर्म स्क्वायर ओवर ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, अल्फा की ये वाली वैल्यू अगर हम ले लें तो वो हम पुट करते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पास ये इस टर्म से कैंसिल, सिर्फ नॉर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और इसी तरह ये वाली टर्म भी कैंसिल हमारे पास हो जाएगी। तो हम इससे ये ऑब्टेन कर लेंगे, दैट इज नथिंग बट अल्फा टाइम्स वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट दैट विल ग्रेटर देन इक्वल टू द जीरो। और अल्फा चूंकि तमाम स्केलर है, तमाम स्केलर के लिए ये ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा अगर आप पॉजिटिव ले लें, अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो आपके पास इससे क्या मतलब बन जाएगा, y कॉमा एक्स विल आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू द जीरो। और अगर आपके पास इफ अल्फा नेगेटिव हुआ, क्योंकि हर अल्फा के लिए है तो अल्फा नेगेटिव लेंगे, तो उस केस में दिस इंप्लाइज दैट y कॉमा एक्स का इनर प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू द जीरो। तमाम अल्फा के लिए है, पूरी स्पेस के लिए है, तो आपके पास कुछ के लिए पॉजिटिव कुछ के लिए नेगेटिव, तो 1 and 2 इंप्लाइज दैट कि आपके पास y और x का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दैट इज हम कह सकते हैं यहाँ से कि x इज द ऑर्थोगोनल टू द y एंड हिंस द रिजल्ट फॉलोज। तो आप इस तरीके से भी जो है अपने रिजल्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, देखिए मैंने अल्फा पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए लिया, इट इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा स्केलर, जितने भी आप अल्फा हैं, तो हर एक के लिए अगर कोई टर्म हमेशा पॉजिटिव रहती है, अल्फा जो भी ले लें, अल्फा आप ले लें चाहे पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव लेंगे फिर तो ये है जब अल्फा नेगेटिव होगा तब भी ग्रेटर है, तो उसका मतलब है ये वैल्यू भी मस्ट भी नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को इंप्लाई करके आप इसकी वैल्यू को इक्वल टू जीरो ऑब्टेन कर लेते हैं, क्योंकि इन दोनों एक दफा एक वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर पॉजिटिव भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो भी हो, लेस देन इक्वल टू द जीरो भी हो, तो इसका मतलब इट इज ओनली इक्वल टू द जीरो, हिंस एक्स इज ऑर्थोगोनल टू वाई। Next result is also very interesting. It's about the continuity से related हमें ये result मिल रहा है। For instance के V be a vector space of all continuous complex valued functions on the closed interval defined on closed interval J, जो कि आपके पास A B closed interval है in the form. Let X1 आपके पास एक inner product space है X1, इस तरह के आपके पास ना इसके ऊपर v स्पेस v यानी कि तमाम कंटिन्यूस फंक्शंस पड़े हैं अंडर द नॉर्म, इंफिनिटी नॉर्म के साथ डिफाइंड है x1, ये आपके पास स्पेस है। अब इंफिनिटी नॉर्म भी यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। इंफिनिटी नॉर्म का मतलब ये है कि x नॉर्म अब आप टू इंफिनिटी लेते हैं तो इसका मतलब है कि वही आप मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि बाउंड स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस वेयर t बिलोंग टू द क्लोज इंटरवल j द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xt, इस तरीके से डिफाइन है। x2 आपके पास एक दूसरी स्पेस है, अगेन नॉर्म स्पेस, जिसपे आपके पास ये इस पे भी इनर प्रोडक्ट आपके पास गिवन है कि आप ये इस नॉर्म से आप इनर प्रोडक्ट इंड्यूस कर सकते हैं 2, इस तरह के यहाँ पे नॉर्म आपके पास जो है ना x2 नॉर्म जो है वो गिवन है, यानी कि वो हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट आपके पास x की फॉर्म में होता है और x y के लिए ये डिफाइन है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप a और b के लिए जब इनर प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे दैट इज इक्वल टू द xt। अब यहाँ पे भी y है तो उसका y की जगह आप ये वैल्यू डालते हैं, दैट विल गिव्स अस द मॉड वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर dt। इस तरीके से हमारे पास ये x2 नॉर्म गिवन है। ये दो हमारे पास स्पेसेस हैं। शो दैट द आइडेंटिटी मैपिंग x to x ऑफ x1 ऑन टू x2 इज कंटिन्यूअस, कि आपके पास ये देखें यहाँ पर अगर आप कोई आइडेंटिटी मैप लेते हैं i जो x1 को x2 पर मैप करती है, इस तरह के यहाँ का एलिमेंट आप जो भी लेते हैं ix, तो वो आपके पास यहाँ का ix के इक्वल आता है। ठीक है, ये आपका x जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, x1 का अंडर दिस नॉर्म, तो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट आता है x2 अंडर दिस नॉर्म। शो दैट दिस मैपिंग इज कंटिन्यूअस बट इट इज नॉट अ होम्योमॉर्फिज्म, क्योंकि होम्योमॉर्फिज्म के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर सेम होता है, कंप्लीटनेस हमें चाहिए होती है x2 की, लेकिन x2 हमारे पास कंप्लीट नहीं है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास कंप्लीट स्पेस या बनाक स्पेस नहीं है। ये जो C के अंदर ना हम स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर इस तरह से इनर प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो वो हमें क्या नहीं देता, हमें एक कंप्लीट स्पेस नहीं देता, यानी कि इट्स नॉट अ बनाक स्पेस। इनर प्रोडक्ट है लेकिन इसका मतलब है ये हिल्बर्ट स्पेस नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने ये शो करना है अभी हम कि I जो है वो आपके पास मैप है जो x1 को
x2 पर मैप करती है इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद हो कि हमारे पास हम कहते हैं x आपके पास एक ये सेट है, y हमारे पास एक ये सेट है, यानी कि ये x1 कह देता हूं, यहाँ पे हम यूनिकनेस की x2 कह देते हैं। अगर आप यहां पर नॉर्म डिफाइन करते हैं x माइनस y, अगर x यानी कि अगर आपके पास xn है वो किसी x को कन्वर्ज करे तो txn भी tx को कन्वर्ज करता है, इन द सेंस के हम कहते हैं कि xn x माइनस y नॉर्म की जो आपको लेंथ मिलती है यहाँ पे लेस देन डेल्टा हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे क्या होता है tx माइनस ty नॉर्म विल लेंथ ऑलवेज लेस इक्वल टू द एप्सिलॉन। ये हमारे पास एक जनरल कंक्लूजन है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास t जो मैप है वो कंटिन्यूस होती है इफ एंड ओनली इफ कि आप यहाँ पे जो बॉल बनाते हैं अगर डेल्टा के लिए बॉल एग्जिस्ट करे तो उस हर tx ty उनके इमेज के लिए भी यहाँ पे आपके पास एक बॉल एग्जिस्ट करती है, ओपन बॉल। इसी तरह कंटिन्यूटी के बारे में हमने एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा था कि अगर xn किसी x को कन्वर्ज करता है तो txn भी tx को कन्वर्ज करे तो हम कहते हैं implies that कि का जो मैपिंग है t वो कंटिन्यूस है। इससे रिलेटेड हम रिजल्ट यहाँ पे देखते हैं। अब कन्वर्जेंस यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, अंडर द नॉर्म होती है कि नॉर्म स्पेसेस के तहत कन्वर्जेंस। एक आपके पास x1 कौन सी स्पेस है, दैट इज हमें पता है यहाँ पे आपके पास नॉर्म इन्फिनिटी डिफाइंड है, यानी कि स्पेस ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, तो बाउंडेड में आप सुप्रीमम अटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है ना टू नॉर्म्स है, टू नॉर्म यानी कि ऐसा नॉर्म जिसके तहत हम इसको इंटीग्रल के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो नाउ अब xn x को कन्वर्ज करे तो txn tx को कन्वर्ज करे तो हम कहते हैं हमारे पास इंप्लाइज दैट t इज कंटिन्यूस। अब ये स्टेप्स हम यहाँ पे प्रोसीड करने जा रहे हैं। देखते हैं हमारे पास ना नॉर्म लेट करते हैं, सब लेट करते हैं बात के xn जो है वो x को कन्वर्ज करता है। ये दोनों आपके पास ना ये भी किसका पॉइंट है x1 का और ये भी x1 का पॉइंट है, दोनों x1 को बिलोंग करते हैं। तो x1 में कन्वर्जेंस उनके नॉर्म के तहत होती है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पर xn x को कन्वर्ज करता है लेट, तो इसका यहाँ से हम ये रिजल्ट ऑब्टेन कराएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्म ऑफ xn माइनस x, इसका यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी नॉर्म है, तो इसका मतलब है दिस नॉर्म गोज टू द जीरो, कि इन दोनों की लेंथ इस नॉर्म के तहत जीरो को कन्वर्ज करती है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, यहाँ पे नॉर्म हमारे पास किस में तरह के सेंस में डिफाइन है, मैक्स सुप के लिए ना, जिस तरह हम यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे नॉर्म सुप या मैक्स के केस के लिए डिफाइंड है। तो हम इन्फिनिटी नॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ना मैं अगर इसको ऐसे लिखूं या इस तरह भी लिख सकता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन माइनस एक्स अंडर द इंफिनिटी नॉर्म दिस इज इक्वल टू द जीरो। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कि आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हम इसकी जगह वैल्यू प्लग इन कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू द मैक्स वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फॉर ऑल t बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल j सच दैट यहाँ पे हमारे पास मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स एन टी माइनस एक्स टी, दिस वन इक्वल टू द जीरो। इसका मतलब है कि इसका मैक्सिमम इक्वल टू द जीरो को कन्वर्ज कर रहा है। अच्छा, अब मैक्सिमम इक्वल टू द जीरो बन कर रहा है हर टी के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, हमारे पास मैक्सिमम अगर मैक्सिमम जीरो को कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ी वैल्यू जीरो है तो उससे छोटी तमाम पॉजिटिव वैल्यूज नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं वो तो हो गई ही जीरो को कन्वर्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं एक्स एन टी माइनस एक्स टी, दिस विल, इसकी लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी है, क्योंकि इसकी अगर मैक्स की लिमिट इंफिनिटी हो, मैक्स सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो अगर जीरो हो नॉन नेगेटिव तो उससे जो छोटी वैल्यू है सारी, इसका बाउंड ही जीरो होता है, जो जीरो इसकी टर्म है वो भी इसकी जो अगर मैक्स हटा दें तब भी वो जीरो को ही कन्वर्ज करेगा। ये हमने यहां से इससे ऑब्टेन कर लिया। अब हम मैक्स टू नॉर्म की तरफ आते हैं। अगर ये इक्वल टू द जीरो है, अब गौर करें तो यहां से हम अपने इस नॉर्म की तरफ इसको लेकर आते हैं। हम यहाँ पे इस नॉर्म का जिक्र कर रहे थे अंडर दिस मैक्स नॉर्म। अब देखें यहाँ पर कि अगर ये इक्वल टू द जीरो हो तो क्या इससे हम ये इंप्लाई कर सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन टी माइनस एक्स टी, इसका स्केयर लें वो भी गोज टू द जीरो होगा। अगर एक सीक्वेंस गोज टू द जीरो है तो उसका स्केयर भी गोज टू द जीरो, दैट इज द रिजल्ट ऑफ रियल, क्योंकि ये मॉड की वजह से ये नंबर रियल नंबर बन गया है।
अब अगर आप इसकी ये लेंथ ले लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर आप लेंथ ले लें इंटीग्रल फ्रॉम a टू द b, अब ये वैल्यू 0 है तो हमें पता है ये कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूस में आप लिमिट अंदर या बाहर आप ले आ भी जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक्स एन टी माइनस एक्स टी दिस मॉड स्क्वायर, ठीक है, डी टी आप ये ले लें इसके साथ, तो दैट इज आल्सो गोज टू द जीरो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिस विल, ये अंदर एलिमेंट ही जीरो है, तो जीरो को जब भी आप जीरो का इंटीग्रल जीरो ही होता है, इस वजह से वैल्यू हमारे पास जीरो आती है, आप बेशक लिमिट ले लें। अब इससे क्या होगा अगर आप गौर करें, व्हाट इज दिस, दिस इंप्लाइज दैट, आप इसको अगर हम क्लोज करें ना तो ये आपके पास क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स एन टी, एक्स एन यानी कि ये एक्स एन है माइनस ये एक्स है अंडर द नॉर्म टू। यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपके पास क्या, यहां से क्या ऑब्टेन हुआ, नॉर्म टू आपके पास बन गया, क्योंकि आप देखें नॉर्म टू किस तरह से डिफाइन है, इंटीग्रल के सेंस में, ये जिस तरह मैंने आपके सामने नॉर्म टू लिखा हुआ था, स्क्वायर भी है ऊपर और साथ a टू b, नॉर्म टू, तो इसका मतलब है नॉर्म टू विल गोज टू द जीरो। तो नॉर्म टू जब आपके पास गोज टू द जीरो, इसका ऊपर स्क्वायर भी आ रहा है आपके पास यहाँ पे, क्योंकि आप स्क्वायर रूट डालेंगे तो वो गोज टू द जीरो, और आप स्क्वायर दोबारा से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, वन कैन राइट हेयर नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स अंडर द टू नॉर्म दैट इज गोज टू द जीरो। हमने स्क्वायर रूट डाला वो भी गोज टू द जीरो, तो i.e. हमारे पास क्या आ गया, एक्स एन माइनस एक्स नॉर्म टू दैट विल कन्वर्जेस टू द जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो क्या मतलब हुआ कि आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला सीक्वेंस हमने लिया था इन्फिनिटी के तहत, एक सीक्वेंस n इस नॉर्म के तहत कन्वर्ज कर रहा था। अब इमेजेस क्या होंगे, t जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो t आपके पास सिर्फ नॉर्म चेंज कर लेता है। देखें यहां पर नॉर्म आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी नॉर्म है, यहाँ पर आपके पास नॉर्म क्या है, टू नॉर्म है, यहाँ पे यानी कि हर स्पेस का अपना अपना नॉर्म होता है। यहाँ पर आपके पास नॉर्म टू है, इसमें x1 के अंदर आपके पास जो नॉर्म है वो नॉर्म इन्फिनिटी है, ये नॉर्म इन्फिनिटी के तहत कन्वर्ज कर रहा है, ये नॉर्म इसके तहत। तो इमेज tx यानी कि आइडेंटिटी मैप है, इस वजह से आपके पास यहाँ पे एलिमेंट सेम ही फॉर्म में आ रहे हैं। तो आपने देखा कि xn अगर x को इन्फिनिटी नॉर्म में कन्वर्ज करे तो उसके करस्पॉन्डिंग xn x जो है वो नॉर्म टू के तहत कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि जब i अप्लाई होता है तो वो इस एलिमेंट को चेंज करके यहाँ पे ले आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास xn x को कन्वर्ज करे तो txn tx को कन्वर्ज करे, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट योर मैपिंग इज कंटिन्यूअस। तो कौन सी मैप है जो इस x1 को x2 पे मैप कर रही है, वो ये आपके पास आइडेंटिटी मैप i है। तो इसका मतलब क्या है, दिस i मैप इज कंटिन्यूअस। तो आपने देखा कि हमने कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस से इस रिजल्ट को प्रूव किया। प्लीज आप जब भी कंटिन्यूटी प्रूव करें तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि आप इस स्टेप्स को प्रोसीड करते हुए कि एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करे इंप्लाइज टी एक्स एन टी एक्स को कन्वर्ज करे, तो हम कहते हैं जो हमारी मैप टी है वो कंटिन्यूस है। कन्वर्ज कब करता है, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। तो ये हमने एक में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा, लेकिन इसमें बात वो है कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि x2 हमारे पास स्पेस कंप्लीट नहीं है। अगर ये कंप्लीट ना हो तो हमारे पास ये मैप होम्योमॉर्फिज्म नहीं होती कि हर मैप का इन्वर्स भी कंटिन्यूस होना चाहिए। इस तरह की जो सारे एक्सिम्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं अंडर द नॉर्म। अब हम एक और रिजल्ट की तरफ आते हैं, द जीरो ऑपरेटर t। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि लेट T is a mapping from x to x be a bounded linear operator on a complex inner product space x. If the inner product of Tx with x is 0 for all x belong to the x, then show that this T operator equal to the 0. कि T एक ऐसा ऑपरेटर है जो हर x के लिए आपके पास ना जो भी x के साथ इसकी वैल्यू आप लगाते हैं Tx that will equal to the 0, this mean that x equal to the 0. हम इसमें हमने शो करना है कि T आपके पास ऑपरेटर T जो है वो 0 है। एक इंपॉर्टेंट बात यानी कि आपको याद है कि अगर हम ये शो करें कि x equal to the 0 if and only if हमारे पास क्या होता है, the norm of x equal to the 0। अब यही अप्रोच हम यहाँ पे शो करते हैं। सोल्यूशन हमारे पास गिवन क्या है कि Tx का x के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो इक्वल टू द 0 आता है, और ये फॉर ऑल x तमाम स्पेस यानी कि वेक्टर स्पेस या इनर प्रोडक्ट स्पेस की जो भी आप एलिमेंट लेते हैं हर एक के लिए रिजल्ट होता है। वी आर टू शो दैट x इक्वल टू द 0, वी आर टू शो दैट t इक्वल टू द 0। उसके लिए हम अगर ये शो कर दें
कि टी नॉर्म इक्वल टू द जीरो है, तो उससे क्या प्रूव हो जाएगा, टी इक्वल टू द जीरो। ये हमारे पास एक अच्छी अप्रोच है। अब टी नॉर्म किसके इक्वल होता है, नॉर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज इक्वल टू द सुप्रीमम। अगर मैं इसको सुप्रीमम लिख लूं, सुप्रीमम ऑफ एक्स नॉर्म इक्वल टू द 1 ऑफ, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, द नॉर्म वैल्यू ऑफ, यहां पे हमारे पास द नॉर्म वैल्यू ऑफ टी एक्स, ये हमारे पास होता है। डिवाइडेड वाली टर्म जो है उसको हमने बेसिकली 1 ले लिया, तो ये सेकंड अप्रोच नॉर्म की यूज की है। तो व्हाट अबाउट इट्स स्क्वायर, अगर आप टी नॉर्म का स्क्वायर भी यूज करें, दैट इज द सुप्रीमम ऑफ एक्स नॉर्म दैट इज इक्वल टू द 1, तो आपके पास यहाँ पे भी इस टर्म टी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब टी एक्स के स्क्वायर आने से क्या हुआ कि सुप्रीमम ऑफ एक्स नॉर्म इक्वल टू द 1, अब स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट टी एक्स विथ टी एक्स इनर प्रोडक्ट। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये क्या है, हर एक्स के लिए इसकी वैल्यू 0 है, और टी एक्स मैप भी किस पे होता है, एक्स पे मैप होता है। कि आप जो भी आप यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पर आप देखें कि ये आपके पास इसके लिए एक्स के, हर एक्स के लिए 0 है, और ये एक्स एलिमेंट भी एक्स का है। देखिए आपके पास ऑपरेटर क्या है, टी सेल्फ ऑपरेटर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यूज करने जा रहा हूं कि एज फॉर ऑल एक्स, टी एक्स का जब एक्स साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट इक्वल टू 0 आता है। व्हाट हैपन कि अगर आपका एक्स इक्वल टू टी एक्स हो, उसके लिए क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखें टी एक्स भी किसका एलिमेंट है, एक्स का एलिमेंट है, तो हर एक्स के लिए 0 है, तो टी एक्स को अगर आप एक्स इक्वल ले लें, इसका मतलब क्या है, तब भी आपके पास, तो हमारे पास हर टर्म के लिए इक्वल टू 0 है। तो व्हाट हैपन कि अगर हम यहाँ पे टी एक्स लगा दें, चूंकि टी एक्स भी एक्स का एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एक्स को हम अगर टी एक्स ले लें, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ एक्स नॉर्म इक्वल टू द 1, एक हमने यहाँ पे टी एक्स को ये ले लिया, तो उससे क्या हो जाएगा, देखें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट, या टी एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट। एक हमने यहाँ पे वो वाला पर्टिकुलर केस ले लिया, क्योंकि टी एक्स भी एक्स का ही इमेज है, इसका एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास यहां से क्या ऑब्टेन हो जाएगा, इट्स मीन दैट द सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स 1 दिस इज इक्वल टू द 0, क्योंकि ये हमारे पास टी एक्स इक्वल टू एक्स ये गिवन है कि फॉर ऑल एक्स के लिए 0 है, तो एक्स की हर वैल्यू के लिए 0 है, तो टी एक्स के लिए भी इक्वल टू द 0 होगा, उसका पर्टिकुलर केस के लिए भी। तो इससे ये आपके पास ऑब्टेन हो गया, दैट इज कि नॉर्म ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू द 0। इसका क्या मतलब है, norm of t equal to the 0, and that means this implies that हम यहाँ से क्या ऑपरेट कर लेंगे, that operator t equal to the 0 ऑपरेटर। तो ये आपका null ऑपरेटर इस तरह से प्रूव हो जाता है। तो आज के लेसन में हमने देखा कि हमने 0 ऑपरेटर की प्रॉब्लम्स देखी, कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम देखी, इसी तरह हमने इनर प्रोडक्ट स्पेसेस की प्रॉब्लम देखी, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस की प्रॉब्लम देखी। तो आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारी हेल्प मिल गई होगी कि हम किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके बारे में मजीद आप कुछ प्रॉब्लम्स देख के इन्हीं सिमिलर फैशन से आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना आज का लेक्चर जो है इसको स्टॉप करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।